तो हेलो गाइस, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के 1000 प्लस प्रश्नों के मास्टर सीरीज का यह पार्ट 2 है। इसमें हमने आपके लिए शानदार 50 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। ये सारे प्रश्न थोड़े हटके एवं बेहतरीन हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को निम्नलिखित निर्देशक तत्व के साथ जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 को 3 भागों में वर्गीकृत या कैटेगराइज किया गया है, जिसमें 39 ए है, 39 बी है और 39 सी है। ठीक है, और इसमें अलग अलग तरीके के प्रावधान दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 39 ए की बात करें तो उसमें समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन, इन सब की व्यवस्था की गई है। 39 ख की बात करें या 39 बी की बात करें तो सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, यह 39 ख में दिया है। और 39 ग या 39 सी की बात करें तो धन का समान वितरण ये दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि 39 जो था अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, निर्देशक तत्व है, उसमें इसे जोड़ा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ठीक है, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का यह नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल नहीं है। तो यह क्या है? यह है और ड्यूटी है ना, कर्तव्य है। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना यह फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, आर्थिक समानता। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वह फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है। फंडामेंटल राइट में कहीं भी, मौलिक अधिकार में कहीं भी आर्थिक समानता यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की गई है, लेकिन कानून के समक्ष समता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता, इन तीनों की बात जरूर की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, फंडामेंटल के राइट के अंदर कौन सा इन चारों में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। आपको बता दें कि जब संविधान बना था तो शुरुआत में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसको लीगल राइट बना दिया गया। कैसा राइट? तो लीगल राइट, कानूनी हक है आपका। मौलिक मूल अधिकार आपका नहीं रहा ये, अब ये किस तरह का हक है आपका? यह कानूनी हक है। मतलब कानून की प्रक्रिया से आप लड़ सकते हैं अपने संपत्ति के लिए, लेकिन मूल अधिकार फंडामेंटल राइट संपत्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, जो भारत के नागरिक नहीं है, गैर नागरिक है, उनके लिए भी कौन सा मौलिक अधिकार उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकार का अधिकार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो है वह गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान किस प्रकार अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, किस प्रकार का माइनॉरिटी कंसीडर किया जाता है, माना जाता है भारत में। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई दोनों अधिकार पे भारत का जो संविधान है वह माइनॉरिटी का स्टेटस देता है। अगर कोई लैंग्वेज के बेसिस पे भी माइनॉरिटी है तो उसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जा सकता है, और रिलीजन के बेसिस पे भी हम माइनॉरिटी का स्टेटस देते हैं। तो भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई के रूप में माइनॉरिटी का स्टेटस या अल्पसंख्यक का मान्यता देता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह प्रावधान जो दिया गया है वो अनुच्छेद 23 मतलब 20 का ग में दिया गया है। ठीक है, क्या है यह कि अगर कोई क्राइम किया है, ठीक है, किसी ने अगर क्राइम किया है तो उसे जुडिशियल सिस्टम या पुलिस सिस्टम है ना,
वो फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने ही विरुद्ध जाके कोर्ट में गवाही दीजिए कि मैंने ही क्राइम किया। नहीं, आपको पुलिस का काम है कि उसके लिए सबूत तैयार करना होगा। वो जो क्राइम किया है उससे नहीं बुलवा सकता ज़बरदस्ती करके कि आपने ही क्राइम किया। हाँ, स्वेच्छा से अगर वो बोले कि मैंने ही क्राइम किया तो ओके, बट फोर्सफुली नहीं, आपको सबूत पेश करने होंगे। तो जो अभिव्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह किस में प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, 20 में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गिरफ्तारी के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ना? गिरफ्तारी के संरक्षण का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 22 में दिया गया है ना। बिना एविडेंस के, बिना प्रॉपर प्रोसीजर के, है ना, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 22 में इस बात का, इस प्रावधान को जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 1976 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, बंधुआ मजदूरी था क्या? एक प्रकार का आप समझ लिए, यह एक प्रकार की गुलामी प्रथा थी। ठीक है, यह चलते आ रही थी, बाप दादा और उसके बेटा, उससे बेटा, ये चलते आ रही थी। तो इसका उन्मूलन जो है वह 1976 में इसके लिए, इसको हटाने के लिए अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, आपको बता दें कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, किसमें? अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए मूल अधिकार को सुनिश्चित करती है। तो यह किस केस में दिया गया था? तो इसे सकल पेपर लिमिटेड भारत बनाम भारत संघवाद, है ना, यह विवाद हुआ था, यह केस हुआ था। इसी केस के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह किस में दिया गया? तो यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? राइट टू प्राइवेसी बहुत ही न्यूज़ में रहा है, तो ये आपको आने वाले परीक्षा में इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है। तो आप याद रखेंगे कि निजता का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो निजता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 21 में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार दिया गया है और इसे मौलिक अधिकार कंसीडर किया गया, माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है, किसके अंतर्गत? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं, जिसके अंदर पावर का जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करने की भी बात की गई है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है, एक प्रकार का पावर, जो शक्ति है, उसका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन करता है। तो यह नीति निर्देशक तत्व का ही एक भाग था, जिसको कानून के रूप में इसको लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की विदेश नीति का संबंध किस अनुच्छेद से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की जो विदेश नीति का संबंध है वह अनुच्छेद 51 से है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो बाद में जोड़ा गया है, कौन सा? तो वह जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, मुफ्त कानूनी सलाह को बाद में नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया है। अच्छा, ये मुफ्त कानूनी सलाह कहाँ पे, किस जगह पे मेंशन है? तो यह अनुच्छेद 39A में मेंशन है। कहाँ मेंशन है? अनुच्छेद 39A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, उस संविधान पीठ का अध्यक्ष कौन था? तो जो ये राइट टू प्राइवेसी को जिसने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट कंसीडर किया और घोषित किया, तो वो संविधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है। तो इसके जस्टिस JS खेहर, ठीक है, याद रखेंगे, जस्टिस JS खेहर जो थे वो इस संवैधानिक पीठ के क्या थे? अध्यक्ष थे, जिन्होंने निजता, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किसने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा? ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, यह कहा था KT शाह ने। ठीक है, किसने कहा था? KT शाह ने यह स्टेटमेंट दिया था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। यहाँ पे अब चेक बन जाता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और बैंक जो है वो बन जाता है आपका स्टेट, मतलब स्टेट अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करेगी अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
नेक्स्ट प्रश्न है, अब वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में आप देखिए भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है वह है 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को सुरक्षा देना। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को सुरक्षा प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य है, उसमें किसी भी जगह पे इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, राष्ट्रगान का सम्मान करना और राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना ये है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को सुरक्षा देना ये जिक्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, यह प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है? तो यह प्रावधान जो किया गया है मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटी में बोला गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी है उसको सोशल रिवॉल्यूशन का दस्तावेज भी कहा जाता है, डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छी अच्छी बातें जो कही गई है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो एक बहुत ही आइडियल सोसाइटी बन सकता है, बहुत ही एक आइडियल कोई कंट्री बन सकता है हमारा देश। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? सामाजिक क्रांति का दस्तावेज, मतलब सोशल रिवॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट कहा गया। किसे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश को। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 38। ठीक है, ऑप्शन ए 38 को इंगित करता है यह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ये 4 है जिसमें से किसका संरक्षण करना मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य तो फंडामेंटल ड्यूटी है वन्य प्राणी, वन्य प्राणी का संरक्षण करना फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है वो कौन है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वह मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये क्या है? यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, वही नीति निर्देशक तत्व है यह, समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज़ का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्म पालन का। ठीक है, रिलीजन का प्रोपगेशन का ये दावा कोई भी ब्रिटिश नागरिक यहाँ पे या फॉरेन नागरिक यहाँ पे नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो किस संविधान के संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो इसे हटाया गया है 42वें संविधान संशोधन से। किससे? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में 1976 में हुआ था, इसके द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया प्रॉपर्टी। तो अब किस तरह का राइट है यह? तो अब अभी वर्तमान में यह एक लीगल राइट है। ठीक है, एक कानूनी हक बन के रह गया संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में इस बात का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म सन 1891 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1891 में हुआ था। अंबेडकर के बारे में आपको बता दें कि यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे ये। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हेड थे और इन्हीं को मॉडर्न मानू के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, मॉडर्न मानू के नाम से हम इनको भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो देखिए कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक बने रहता है। इस बार किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद 56 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार करने के लिए लौटा देता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास कर राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर सकती है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुमति देना ही होगा। ठीक है, अगर लोकसभा कोई बिल को पारित करता है और राष्ट्रपति को भेजता है
और राष्ट्रपति फिर उसको पुनर्विचार करने के लिए किसको, लोकसभा को भेज देता है। दोबारा से लोकसभा उसको पास करके अगर राष्ट्रपति को भेज देगा तो अब की बार राष्ट्रपति उसको वापस नहीं भेज सकता है, उसको अपना उसमें अनुमति देना ही होगा, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वह संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संशोधित करता है, तो वह करता है प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों को प्रतिवर्ष भी संबोधित करता है और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी संबोधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। ठीक है, जो डिक्लेयर करना, वॉर डिक्लेयर करने का पावर फाइनली किसके पास दिया गया है, तो यह दिया गया राष्ट्रपति के पास। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति भी करता है तो वही प्रधानमंत्री ही रिकमेंड करते हैं, मंत्रिमंडल का जो डिसीजन होता है उसको फाइनली राष्ट्रपति के पास ले जाते हैं, फाइनली राष्ट्रपति इस पर मोहर लगाता है। लेकिन अल्टीमेटली पावर किसके पास है, तो वो राष्ट्रपति के पास है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, आपको पता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ठीक है, तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको जो क्षमादान करने का जो पावर है वह किसके पास दिया गया है, तो यह दिया गया है राष्ट्रपति को केवल। ठीक है, मृत्युदंड को माफ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व की कृतियों की क्या संवैधानिकता होगी। मतलब कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन रहने के बाद 2 महीने तक अगर वो पावर में रह चुके हैं, 2 महीने के बाद अगर पता चल रहा है कि जो इनका इलेक्शन हुआ था वो फर्जी था, तो 2 महीने के अंदर इन्होंने जो भी काम किया उसका क्या संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी क्या रहेगी। तो देखिए जो भी ये काम कर चुके हैं ना वो वैध रहेगा। ठीक है, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ठीक है, वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो वैलिड ही रहेंगे जो भी काम हो चुके हैं। हाँ, आगे के जो काम होंगे वो इनवैलिड होंगे अब और इनको हटा दिया जाएगा, लेकिन जो कर चुके हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। कौन कौन से सिचुएशन में, तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। सेकेंड है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को पारित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार ना किया जाना। तीसरा है, एक सदन द्वारा विवेक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करना। तो इन सभी सिचुएशन में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुला सकता है। ठीक है, कंबाइंड जो है दोनों को, लोकसभा राज्यसभा को कंबाइंड रूप से बना सकता है। इस डेडलॉक को, ये जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आती है उसको दूर करने के लिए इन तीनों सिचुएशन में बुला सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिक से अधिक 6 महीने तक। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो आपको पता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ 6 महीने तक ही इस पद पर रह सकते हैं, उसके बीच में इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इससे संदर्भ में बताना है कि आपातकाल की जो घोषणा करता है क्या सिचुएशन की कैसे करता है वो। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो तब कर सकते हैं आपातकाल की घोषणा जब यदि ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में सूचित किया गया हो। तो जो प्रधानमंत्री है उनका जो काउंसिल होता है वो लिखित रूप में जाके राष्ट्रपति को एक देंगे लिखित रूप में कि हाँ आप आपातकाल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, इम्पोज कीजिए देश में, तभी राष्ट्रपति क्या करेंगे, आपातकाल घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। तो भारत के विरुद्ध, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, संसद का दोनों या कोई एक सदन, मतलब लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा, या दोनों कंबाइंड रूप से महाभियोग शुरू किया जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में।
नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सरकार में मंत्रिमंडल सचिवालय किसके भार के अंतर्गत आता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। आपको पता है सेक्रेटेरिएट जो होता है वो किसके अंदर आता है? प्रधानमंत्री के अंदर ही आता है। और स्टेट का सेक्रेटेरिएट किसके अंदर आता है? मुख्यमंत्री के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति के अनुमति होती है? किस विधेयक है? इसमें चारों बताना है कौन से विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति का परमिशन से ही इसको संसद में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों। ठीक है। धन विधेयक के लिए भी आपको राष्ट्रपति से सलाह पहले परमिशन लेना होता है। संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए भी आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना है। और नए राज्य का निर्माण एवं सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, तो इन सभी तीनों के लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना होता है। अनुमति मिलने के बाद आप उस बिल को फिर फाइनली क्या संसद में पेश कर सकते हैं पास करवाने के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या संसद द्वारा पारित किसी धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से इनकार कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर संसद किसी धन विधेयक को पास कर देता है, ठीक है, अब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इस पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है या नहीं कर सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति है रिस्ट्रिक्टेड पावर है उनके पास, धन विधेयक में किसी तरह का पावर नहीं अपना यूज़ कर सकते हैं। इसमें उनको फाइनली उनका अपना सहमति देना ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो इन चार में से कौन सा जो क्वालिफिकेशन है वो जरूरी नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो ऑप्शन इसका सही है डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो यह कोई योग्यता नहीं है। हो भी सकते हैं संसद के सदन की दोनों के, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं भी हो सकते हैं। तो गवर्नर अभी आपको पता है वर्तमान में अभी जो है आपके राष्ट्रपति वो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, वो संसद के नहीं है मेंबर। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए, मतलब वो पद पे बने हुए थे उन समय उनकी मृत्यु हो गई, वह कौन थे? वह थे गोपाल स्वरूप पाठक, एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति किसी संवैधानिक प्रश्न पर दिए गए उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर उच्चतम न्यायालय किसी भी चीज़ के लिए अगर सलाह मांगती है, राष्ट्रपति जी अगर सलाह मांगते हैं और उच्चतम न्यायालय सलाह देता है तो उस सलाह को वो एक्सेप्ट राष्ट्रपति कर भी सकते हैं और उस सलाह को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका भी सही आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति। बिल्कुल, राष्ट्रपति ही अधिसूचना जारी करते हैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा जो है वह निर्वाचन के समय भाग तो लेती है लेकिन महाभियोग के समय इसे भाग लेने की अनुमति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राज्यों के विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह लेजिस्लेटिव अधिकार है। ठीक है, लेजिस्लेटिव राइट जो है, लेजिस्लेटिव पावर जो कह सकते हैं, वही दिया गया है राष्ट्रपति को, विधायी पावर जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का पद होता है जो उसका शपथ दिलाया जाता है किसके द्वारा? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद मिलकर बनती है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार गलत भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे आज के इस वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के मेंबर्स को नॉमिनेट वो कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे टॉप मास्टर सीरीज के 50 क्वेश्चन, बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है,
फ्रेंड्स, आप सभी का प्यार कमेंट बॉक्स में देख के बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन गाइस आप इस कमेंट बॉक्स का है ना, इस कमेंट बॉक्स का और भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम तो अपनी ओर से आपको सटीक और बेहतर पढ़ाते ही हैं और पढ़ाएंगे भी आगे, लेकिन कुछ डाउट्स या कन्फ्यूजन रह ही जाता है मन में, है ना। तो देखिए आप इस कमेंट बॉक्स को एक क्लासरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस क्लासरूम की तरह इसको बनाएं और एक दूसरे के साथ आप डिस्कशन करें और एक दूसरे का जो डाउट है उसको दूर करने की कोशिश करें। बाकी हमारा साथ तो आपके साथ बना ही हुआ है ना, तो इससे अच्छा होगा कि आपका पार्टिसिपेशन रेट भी अच्छा रहेगा और आप जुड़े रहेंगे पढ़ाई से, एक दूसरे को क्लियर कर पाएंगे। अगर नॉलेज है तो आप थोड़ा एक्सप्रेस करें वहाँ पे, समझे और एक दूसरे का कंसर्न जो भी है, डाउट है, उसको क्लियर करें। तो और आपका कमेंट्स बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा हमें लगा। चलिए आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है जो जिसके आंसर आपको करने हैं। यह क्वेश्चन है कि 9th शेड्यूल मतलब 9वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर से आप सुनेंगे, जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची जो है, ठीक है, 9th शेड्यूल जो है उसे भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपके पास ऑप्शन है इसके लिए। ऑप्शन पहला है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। पहला संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। जय हिंद।